फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी 99। मीर अकाडमी में मैं आज आपको इंडियन हिस्ट्री का एक और लेसन पढ़ाऊंगा जिसका नाम है द डच। आप जानते हैं कि इससे पहले हमने पढ़ा था अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया और उसमें द पुर्तगीज हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक द डच है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन। फ्रेंड्स, जब डच के लोगों को ये पता चला कि ईस्ट में बहुत सारी ट्रेड है, इसका बहुत सारा फायदा है, तो इन्हें भी लालच बढ़ गई कि हम भी ईस्ट में जाएंगे। यानी ईस्ट में कौन सी कंट्रीज आती है? इंडिया और इसके नेबर्स वगैरह। तो कॉर्नेलिस डी हॉटमैन जो था, ये पहला डच पर्सन था जो सुमाट्रा और बंटम पहुंचा है सेल करके समंदर के रास्ते 1596 में। अब हम सुमाट्रा और बंटम का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलाके भी ईस्ट में आते हैं। In 1602, States General of Netherlands amalgamated different trading companies into East India Company of the Netherlands. एक्चुअली क्या है, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ आती थी ईस्ट में, या बहुत सारे और जगहों पे भी जाती थी। 1602 में जो स्टेटस जनरल था नेदरलैंड्स का, उसने बहुत सारी कंपनीज को मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स बनाई है। अब हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी ने लास्ट पे इंडिया में रूल किया ना, वो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या इंग्लिश की भी। अब यूजुअली हम उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी आजकल कहते हैं, लेकिन अगर हम सही मानों में उसको मतलब कुछ नाम देना चाहे तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कहेंगे हम, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फाउंडेड दियर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसोलीपट्टम इन 1605। डच जो है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई? मसोलीपट्टम में 1605 में। ये जब इंडिया आए तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ इंडिया आने के बाद मसूलीपट्टनम में। लेकिन क्या है कि ये पुर्तगीज के लिए ये डच जो है, ये एक थ्रेट, एक तरह का खतरा ही था। इन्होंने कैप्चर नागापट्टनम फ्रॉम पुर्तगीज, इन्होंने नागापट्टनम को पुर्तगीज से छीन लिया, जंग करके छीना। नागापट्टनम जो है ना, ये मद्रास यानी आजकल का जो चेन्नई है उसके नजदीक ही है। और इसको साउथ इंडिया में इन्होंने इसको नागापट्टनम को अपना मतलब जबरदस्त हेडक्वार्टर, स्ट्रांग होल्ड बना दिया। डच ने और कई सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, जैसे कोरोमंडल कोस्ट पे, गुजरात में, यूपी, बंगाल और बिहार में। इनकी जो बाकी प्रिंसिपल फैक्ट्रीज थी, खास खास फैक्ट्री डच की, वो है सूरत में 1616 में बनाई थी, बिमली पाटम में 1641 में, केरेकाल में 1645 में, चिनसूरा 1653 में बनाई थी, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोरा, पटना और नागापट्टनम में बनाई थी 1658 में। इसके अलावा कोचीन में 1663 में बनाई थी फैक्ट्री। जो ये डच है, इन्होंने क्या काम किया था? ये रिडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड या केयरिंग ट्रेड में ये शामिल थे। यानी ये इंडिया से बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे। फार ईस्ट में जो और सारे हमारे मतलब कंट्रीज है ना, आइलैंड कंट्रीज, कौन सी है? जैसे यही जावा, सुमाट्रा, इंडोनेशिया वगैरह है ना, तो वहां ले जाते थे ये इंडिया से बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी मर्चेंडाइज। जो डच हैं, ये उन दिनों किन आइटम्स में ट्रेड करते थे? इंडिगो में ये ट्रेड करते थे। इंडिगो एक डाई का एक प्लांट होता है। तो इंडिगो किन इलाकों में होती थी? यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया। इसके अलावा टेक्सटाइल्स और सिल्क में ये ट्रेड करते थे, जो बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से ये ट्रेड होती थी। यानी ये चीज़ें यहीं पे बनती थी। साल्ट पीटर जो है, इसकी ट्रेड बिहार से ये की जाती थी, यानी इसको बिहार से ये एक्सपोर्ट करके बाकी कंट्रीज तक पहुंचाते थे। ओपियम एंड राइस जो है, इसको गंगा वैली से एक्सपोर्ट किया जाता था। अब जल्दी क्या हुआ, डच जब इंडिया में थे, एंग्लो डच राइवलरी शुरू हो गई। यानी जो डच है, इनको इंग्लिश के साथ, क्योंकि उसी वक्त इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आई थी साथ साथ में, इनको कहाँ पे राइवलरी शुरू हुई? एम्बियोना। एम्बियोना जो है, ये आजकल के इंडोनेशिया में एक जगह है। तो क्या है, ये जगह जो है, ये डच के कब्जे में थी। कब से? 1605 में इसको डच ने कब्जे में लिया था पुर्तगीज से। तो यहाँ पे इनको, डच को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यानी ब्रिटिश के साथ यहाँ पे इनको राइवलरी होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब राइवलरी हुई डच को इंग्लिश के साथ, तो यहाँ पे 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज मारे गए थे। कब ये राइवलरी हुई? 1623 में। लेकिन लेटर ऑन इनको कंप्रोमाइज करना पड़ा 1667 में। किसको? इंग्लिश और डच को। तो कंप्रोमाइज क्या हुआ? ब्रिटिश एग्री टू विड्रॉ फ्रॉम इंडोनेशिया। ब्रिटिश ने सारी क्लेम्स मतलब वापस ले ली इंडोनेशिया से, कि भाई हम इंडोनेशिया को कॉलोनाइज नहीं करेंगे। एंड डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया। और इसके बदले में डच ने कहा हम हिंदुस्तान को छोड़ देंगे। हिंदुस्तान के जिन इलाकों पे डच का कब्जा था, इनको छोड़ दिया। यानी जो डच है, ये अब कहाँ चली गई?
इंडोनेशिया वहां ट्रेड करने, और ब्रिटिश इंडिया में रह गई। इस तरह डच का खात्मा हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे इनका डिक्लाइन। जो माले आर्चिपेलागो है ना, यानी जो आजकल के जो ये इलाके हैं इंडोनेशिया वगैरह, इनके आसपास बहुत सारे आइलैंड्स है। तो डच जो है ना, डच यहाँ पे भी ट्रेड में इन्वॉल्व हो गई। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थर्ड एंग्लो डच वार, यानी जो डच है इनको ब्रिटिश के साथ 3 वार्स हुए हैं। तो हम तीसरा जो थर्ड वार है वो 1672-74 में पढ़ेंगे। ये वार्स एक्चुअली हमारे लिए यहाँ पे इस एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्योंकि हमारा कंसर्न इंडियन हिस्ट्री है। तो जो डच और इंग्लैंड को, ब्रिटिश को थर्ड वार हुआ आपस में, थर्ड एंग्लो डच वार 1672-74 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक्चुअली बे ऑफ बंगाल में डच ने इंग्लिश के 3 शिप्स को कब्जे में ले लिया। इसके बदले में इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश ने इनके साथ लड़ाई की। उनको बहुत गुस्सा था, उन्होंने लड़ाई की और डच को हरा दिया। किस जंग में, उसका नाम है बैटल ऑफ हुगली, नवंबर 1753 में, सॉरी नवंबर 1759 में। इससे जो डच है उनको एक क्रशिंग डिफीट मिल गई, उनके एम्बिशंस को इंडिया में। और जो है डच ये एम्पायर बिल्डिंग में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, नॉट इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग। ये इंडिया में एम्पायर नहीं बनाना चाहते थे, ये इंडिया पे रूल नहीं करना चाहते थे। इनका कंसर्न सिर्फ ट्रेड था, इनको फ़ायदा चाहिए था। इसलिए इनका ट्रेड कमर्शियल इंटरेस्ट जो है ना वो शिफ्ट हो गया। कहाँ पे, स्पाइस आइलैंड जो है इंडोनेशिया के, वहाँ पे ब्लैक पेपर और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा बनते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनका शिफ्ट हो गया फोकस इंडोनेशिया में। इस तरह डच का खात्मा हुआ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।